एक प्रधानमंत्री जो चाहते थे कि बाबरी का मामला वो जल्दी से सुलझा दें, पर समय और राजनीति को ये सब मंजूर नहीं हुआ। वो प्रधानमंत्री जो कहता था कि कुछ लोग सुझाव देते हैं कि मंदिर और मस्जिद दोनों एक जगह बना देना चाहिए। जब तक यह बात चलती रहेगी इसका समाधान नहीं हो सकता। मेरी दृष्टि में एक ही जगह पर मंदिर और मस्जिद बनाना सही नहीं है। इससे झगड़े का अंत नहीं होगा। आज हम बात कर रहे हैं भारत के 9वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की, जो चाहते थे कि बाबरी मस्जिद का मामला वो सुलझा दें। आज चंद्रशेखर के अयोध्या विवाद को लेकर किए गए प्रयासों को जानते हैं और उससे पहले तब के हालात को भी समझने की कोशिश करते हैं। हुआ है, भविष्य की चिंता कम दिखाई पड़ती है। मैं नहीं जानता कोई भी राष्ट्र जो केवल अतीत पर रोता रहेगा वो नया भविष्य कैसे बना सकेगा। मैं इस सदन के सामने बड़े विनम्र शब्दों में अध्यक्ष सभापति महोदय कहना चाहता हूं, आज नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। अयोध्या विवाद उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था। प्रधानमंत्री ने दोनों पक्षों की बात की, सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। तभी 6 मार्च सन 1991 की तारीख आई और चंद्रशेखर को इस्तीफा देना पड़ा। चंद्रशेखर कहते थे कि 2 महीने का वक्त और मिल गया होता तो मैं अयोध्या के इस मामले को सुलझा देता। कार्यसेवकों पर गोली चली तो भीड़ उग्र हुई। दोबारा गोली चल गई और अयोध्या में 30 नवंबर 1990 को कार सेवा के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा किए गए। वह बाबरी मस्जिद ढांचे की तरफ बढ़ रहे थे। उस वक्त यूपी के सीएम रहे मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाने का आदेश भी दे दिया और 5 लोग मारे भी गए। इससे बीजेपी के नेताओं में और गुस्सा भर गया। उमा भारती, अशोक सिंघल, स्वामी बामदेवी ने 2 नवंबर को अयोध्या में विशाल प्रदर्शन का ऐलान किया। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के बड़े नेता 3 अलग अलग हिस्सों से हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे। प्रशासन उन्हें वापस लौटाने के लिए माइक से ऐलान भी कर रहा था। वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे और हनुमानगढ़ी के सामने वाली लाल कोठी के सकरी गली में कार सेवक जैसे ही बढ़े, पुलिस ने फायरिंग झोंक दी। मौके पर 18 कार सेवकों की मौत भी हो गई। पुलिस की इस गोली से मारे गए इन कार सेवकों को लेकर पूरे देश में हंगामा हो गया। अयोध्या में लाशों को रखकर प्रदर्शन भी किए गए। 4 नवंबर को अंतिम संस्कार हो सका और इसके बाद उनकी राख को पूरे देश में घुमाया गया। इस घटना से पूरे देश में तनाव का माहौल था। जनता दल की सरकार 15 दिन पहले ही गिर चुकी थी। नई सरकार चंद्रशेखर की बनी तो उनके ऊपर इसे संभालने की अब जिम्मेदारी आ चुकी थी। कार सेवकों पर गोली चलने के 8 दिन बाद ही चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने अपनी आत्मकथा जीवन जैसा जिया में लिखा है कि 1989 में जनता दल की सरकार बनने के बाद ही मैं कहता रहा हूं कि नेतृत्व पर इस सवाल पर ईमानदार नहीं हैं। समस्या के मूल जानने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। मेरा यह मानना था कि भारत के जनता पढ़ी लिखी लोगों की कसौटी पर अनपढ़ भले ही मानी जाए, लेकिन उससे अगर खुलकर बात की जाए तो वह हमेशा सहयोग करती है। विश्व हिंदू परिषद उस समय भी आंदोलन करने पर लगातार अड़ी हुई थी। कार सेवकों पर गोली चलने की घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में था। तब उस वक्त चंद्रशेखर ने उनकी एक मीटिंग में जाने का फैसला किया। सुरक्षा अधिकारियों ने सुरक्षा के लिहाज से आपत्ति जताई तो चंद्रशेखर बोले, सब परिचित हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे प्रति हिंसा की बात तो छोड़ दीजिए, वो कोई कठोर बात भी मुझसे नहीं करेंगे। चंद्रशेखर वहां पहुंचे तो विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने उग्र होकर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा, अगर आपने आंदोलन का रुख अपनाया तो मेरे लिए कोई विकल्प नहीं बचेगा सिवाय कठोर कदम उठाने के। यह सरकार का कर्तव्य हो जाएगा। मस्जिद बचाने के लिए अगर गोली चलानी पड़ी
तो मुझे इसमें हिचक नहीं होगी। आप लोग बातचीत का रास्ता अपनाएं। चंद्रशेखर के इन जवाबों से विश्व हिंदू परिषद का रुख नर्म सा हो गया। उन्होंने कहा, हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरा पक्ष इसके लिए राजी नहीं होगा। तब चंद्रशेखर बोले, यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। चंद्रशेखर ने उस वक्त भी कहा था कि 6 लाख गांव में हम फौज नहीं लगा सकते। चंद्रशेखर ने बिहिप के बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के नेताओं से बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 7.5 लाख गांव में हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं। सरकार हर गांव में सुरक्षा के लिए फौज नहीं लगा सकती। जो लोग सांप्रदायिकता की बातें करते हैं वही आगे बढ़ेंगे और गांव-गांव में दंगे करवाएंगे। वही बेगुनाहों की मौत के जिम्मेदार भी होंगे। तय आपको करना है कि हजारों लोगों की जान जाए या फिर बातचीत से रास्ता निकाला जाए। मस्जिद एक्शन कमेटी ने भी कहा कि बिहिप बातचीत के लिए तैयार नहीं होगी। चंद्रशेखर ने यहां भी उनको आश्वासन दिया और कहा कि आप चिंता ना करें, इसका प्रबंध मैं स्वयं करता हूं। चंद्रशेखर ने शरद पवार और भैरव सिंह शेखावत से बात की और कहा कि आप लोग यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव से सलाह लीजिए। दोनों पक्षों की बैठक भी करवाई। चंद्रशेखर बताते हैं कि एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि दोनों पक्ष सहमत होने ही वाले थे। समाधान बस सामने था। हाईकोर्ट के निर्णय को मानने के लिए दोनों पक्ष साथ में बैठने को भी तैयार थे। बाबरी मस्जिद से जुड़े लोगों ने कहा कि अगर यह साबित हो जाता है कि वहां कोई मंदिर रहा है तो मस्जिद बनाने का आग्रह वे छोड़ देंगे। चंद्रशेखर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मैंने उस वक्त सोचा कि क्यों ना पुरातत्व विभाग से कहें कि वह खुदाई कराकर इसका पता लगाएं। बिहिप और बाबरी मस्जिद के लोग कुछ कहना चाहते थे, लेकिन इतना तय था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा वो उसको हाथों हाथ स्वीकार कर लेंगे। चंद्रशेखर लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए नहीं, मान्य निर्णय देने के लिए फैसला करती थी। संविधान की धारा 138B के तहत ऐसे मसलों पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह की व्यवस्था है जो हर पक्ष पर लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट 3 महीने में फैसला देने के लिए तैयार भी था। दोनों धर्म के नेताओं का सहयोग भी निश्चित था। चारों तरफ यह चर्चा शुरू हो गई थी कि अब निर्णय हो जाएगा। तभी सरकार गिर जाती है। जासूसी का बहाना बनाकर कांग्रेस ने संकट पैदा किया और चंद्रशेखर और उनकी सरकार ने त्याग पत्र दे दिया। आखिरकार चंद्रशेखर चाहते क्या थे? चंद्रशेखर बताते हैं कि कुछ लोग उन्हें लगातार सलाह दिया करते थे कि मंदिर और मस्जिद को एक ही जगह पर बनवा दो, लेकिन उनका मानना था कि मंदिर और मस्जिद एक साथ नहीं बन सकते और अगर एक साथ बनेंगे तो इसका फैसला और इसका हल कभी नहीं निकल सकता। मेरा मानना है कि कोर्ट जो भी निर्णय उस वक्त देता वो तय हो जाता। बिहिप और बाबरी मस्जिद से जुड़े लोग भी इन पक्षों को मान लेते। उस वक्त दोनों पक्ष इसके लिए तैयार भी थे। इसका समस्या का समाधान सिर्फ आपसी समझौते और लेन देन की भावना से ही किया जा सकता था। तो क्या हम ये मानकर चलें कि अगर चंद्रशेखर की सरकार उन 2 महीनों में नहीं गिरी होती तो बाबरी का मामला सन 1990 में ही तय हो जाता? ये बहुत ही दिलचस्प घटना भी है, क्योंकि जिन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल उस समय रहे उन सब ने बाबरी को सुलझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मामला सुलझ नहीं पाया। चंद्रशेखर के इन प्रयासों को जो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखे थे उसको आज सभी लोग जानते हैं, लेकिन परिणाम क्या निकलता? क्या चंद्रशेखर बाबरी विध्वंस को बचा सकते थे? क्या बाबरी का जो दहन हुआ, बाबरी जो टूटी, या वहां पर अब जो मंदिर बनने वाला है वो 1990 में ही उसकी पटकथा के तौर पर तैयार किया जा चुका था? चंद्रशेखर के प्रयासों को उन्होंने अपनी किताब में लिखा और समझने की कोशिश की कि क्या उस वक्त की सरकारों ने प्रयास किए थे बाबरी को बचाने के। ये जो वीडियो हमने आपको दिखाया, ये पूरा मामला बाबरी का इस वजह से भी बताया गया है क्योंकि अब देश में एक ट्रेंड चल पड़ा है। ज्ञानवापी हो, हुमायूं का मकबरा हो, ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, इन सब स्मारकों पर लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बाबरी एक कहानी थी जिसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी और उस कहानी के अगले अध्याय में ज्ञानवापी, ताजमहल और कुतुब मीनार सामने आते हैं।
ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए नज़र टुडे, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। धन्यवाद।